चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने आज का स्टार्ट करते हैं हम। कल जो हमने किया था वो किया था वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अब सेकंड जो आता है आपके पास, सेकंड मेथड आपके पास आता है इनकम मेथड। ठीक ठीक है, आपके पास सेकंड मेथड जो हमारे पास आता है वो इनकम मेथड आता है। इनकम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी आपके पास फैक्टर पेमेंट्स हुई हैं, जितनी भी आपके पास फैक्टर पेमेंट्स हुई हैं वो सारी की सारी फैक्टर पेमेंट्स को जब हम सम अप कर लेते हैं तो आपके पास निकल करके आ जाता है नेशनल इनकम। अब फैक्टर पेमेंट्स आपके पास किस किस टर्म्स के अंदर होती है? सबसे पहले आपके पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी या वेजेस दे रहे हैं। सेकंड आपके पास आता है रेंट, थर्ड आपके पास आता है इंटरेस्ट और फोर्थ आपके पास आता है प्रॉफिट। ये चार तरह के हमने जो थे फैक्टर पेमेंट्स दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जितनी भी फैक्टर सर्विसेज दी गई, जो एम्प्लॉयज़ ने लेबर की उसके बदले वेजेस दे दी गई, जो आपने बिल्डिंग रेंट के ऊपर दी उसके बदले रेंट आपको मिल गया, आपने जो इनकम जो पैसा लगाया उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल गया, और जो आपने काम किया एंटरप्रेन्योरशिप जो थी उसके बदले आपको प्रॉफिट्स मिल गए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन होता है? लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले आपको जो फैक्टर पेमेंट मिलती है वो कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चार चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स आपके पास हुई हैं विद इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, एक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स आपके पास हुई हैं वो सारी की सारी फैक्टर पेमेंट्स मिल करके आपको दे देती हैं डोमेस्टिक इनकम। और जब डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम ऐड कर देते हैं NFIA को तो हमारे पास निकल करके आ जाता है नेशनल इनकम। यही हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो अब हमारे को जब भी नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी हमें के अंदर जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स की गई हैं वो सारे के सारे फैक्टर पेमेंट्स आप समाप्त कर लो। उसके अंदर आप NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड ऑन कर दो तो आपके पास नेशनल इनकम निकल करके आ जाती है। अब फैक्टर इनकम्स हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हमें पता ही है कि एक पर्सन जब कोई काम करता है तो उसके रिवार्ड में उसको सैलरी मिलती है, एक पर्सन को वेजेस या सैलरीज मिल सकती है। जब कोई लैंड आपके पास दी जाती है तो उसके बदले रेंट मिल जाता है, जब कोई कैपिटल लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, उसके बदले इंटरेस्ट मिल जाता है, और कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम करता है तो उसके बदले उसको प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये सारे के सारे इनकम्स उसकी अर्नड इनकम हो जाते हैं जिनको हम फैक्टर इनकम भी बोल देते हैं। इसके अंदर कोई भी इनकम जो ट्रांसफ़र की गई है, ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि कोई काम करने के बिना आपको इनकम दी गई है। जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो ओल्ड एज पेंशन दे देती है, वो बिना काम किए आप लोगों को मिल रही है, या आपके पास विडो पेंशन हैं, किसी भी तरह की कोई भी पेंशन जो गवर्नमेंट लोगों को देती है विदाउट डूइंग एनी वर्क, वो सारे के सारे इनकम्स आपके पास होते हैं ट्रांसफ़र इनकम्स। और ट्रांसफ़र इनकम्स को हम कभी भी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद करके रखनी है। अब इसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, ओल्ड एज पेंशन तो गवर्नमेंट लोगों को देती है जिसके बदले किसी तरह की कोई सर्विस नहीं ली जाती है, और रिटायरमेंट पेंशन जो है वो आपको कंपनीज देती हैं क्योंकि आपने उनकी कंपनी के अंदर काम किया है, तो वो आपकी इनकम का ही पार्ट होती हैं। तो ओल्ड एज पेंशन तो कभी भी आपके पास एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट नहीं की जाएंगी, पर रिटायरमेंट पेंशन्स आपकी इंक्लूड की जाएंगी जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी जरूरी है कि ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी, पर रिटायरमेंट पेंशन्स आपकी इंक्लूड की जाएंगी क्योंकि वो आपको काम करने के बदले मिली है, कि आप उसके लिए सर्विसेज जो है ऑलरेडी दे चुके हो। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। तीन पार्ट्स में हम क्लासीफाई करते हैं फैक्टर इनकम्स को। सबसे पहला आपके पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकेंड आपके पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड आपके पास आता है मिक्स्ड इनकम। ये तीन पार्ट्स के अंदर आपकी इनकम को डिवाइड किया जाता है फैक्टर इनकम को।
ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज, जो भी आप काम करते हो मंथली या डेली बेसिस के ऊपर, आपको वेजेस या सैलरीज जो हैं वो मिलती हैं फॉर द वर्क डन, या जो भी सर्विसेज आपने दी हैं। सेकंड थिंग, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब आपके पास क्या होता है कि कंपनी आप लोगों को घर दे दे फ्री के अंदर रहने के लिए, या आपके बच्चों के लिए एजुकेशन आपको फ्री के अंदर करवा दे, स्कूल ओपन करके दे दे। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट्स सिर्फ एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, ये किसी बाहर के पर्सन को नहीं मिलते हैं। अब क्योंकि एम्प्लॉय काम कर रहा है इसीलिए उसको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपके पास नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तीसरा आपके पास आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है हमारे पास कि आपके पास पीएफ एक फंड जो होता है वो डिडक्ट किया जाता है। तो जितना पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाता है उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर जो है वो अपने एंड से डालता है उसके अंदर। तो वो जो पार्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी या प्रोविडेंट फंड के अंदर, उस पार्ट को हम एक्सपेंस लेते हैं एम्प्लॉयर के पार्ट के ऊपर। तो वो चीज़ इंक्लूड की जाती है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे। फोर्थ आपके पास आ जाता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो तो कंपनी की तरफ से आपको पेंशन्स दी जाती हैं। वो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपको पेंशन दी जाती हैं। तो ये चार चीज़ें आपके पास इंक्लूड की जाएंगी जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली वेजेस या सैलरीज, सेकंड थिंग पेमेंट्स इन काइंड, थर्ड थिंग आपके पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और फोर्थ पार्ट आपके पास पेंशन या रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों का रिटायरमेंट पेंशन है वो तो ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में दी जाती है ना। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट दे रही है या प्राइवेट भी दे रही है। आपके प्राइवेट कंपनीज में तो नहीं दी जाती सर। आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब एम्प्लॉय किए गए थे तो उस वक्त आप दोनों के बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके सर। अब आज की डेट देखो तो आज की डेट में तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ख़त्म कर दी गई हैं पेंशन। पिछले एक दो सालों से तो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी ख़त्म कर दी गई हैं पेंशन। लेकिन जो भी दी जाती है वो तो गवर्नमेंट में दी जाती है ना। हाँ, अभी तक तो जो दी जाती है अगर वो अभी तक जो दी जाती हैं वो गवर्नमेंट में दी जाती हैं। पर मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी। मैंने ये नहीं बोला कि प्राइवेट में मिलेगी या गवर्नमेंट में मिलेगी। मैंने सिर्फ ये बोला है कि जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, बट इन केस पेंशन्स दी जाती हैं तो उन पेंशन्स को आपने इंक्लूड करना है वाइल यू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ओके सर। ठीक है, पेंशन चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी दे चाहे वो प्राइवेट कंपनी दे, पर यदि पेंशन दी जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर मेंशन की जा रही होंगी। जो अकाउंटिंग बुक्स आपके पास बनती हैं उन बुक्स के अंदर मेंशन किया जाता है कि इतना अमाउंट हमने पेंशन के रूप में दिया है। तो जो भी पेंशन अमाउंट होगा वो आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये चार चीज़ें तो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हेड के अंदर रखनी है। फिर हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीन चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करके चलते हैं। रेंट और इंटरेस्ट तो आपका डायरेक्टली है ही। प्रॉफिट को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स के अंदर। प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले आ जाता है डिविडेंड। डिविडेंड आपके पास वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द शेयर होल्डर्स। तो इस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या हम इस चीज़ को डिविडेंड भी बोल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास यदि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाता है या डिविडेंड आ जाता है, कोई भी वर्ड आ जाता है, तो आपको उस चीज़ को प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कॉरपोरेट प्रॉफिट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स। जो टैक्स कॉरपोरेट्स जो कंपनीज होती हैं वो गवर्नमेंट को पे करती हैं, उस टैक्स को आप कॉरपोरेट टैक्स बोल देते हो या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स बोल देते हो। तो वो टैक्स भी आपको इंक्लूड करना है जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो, क्योंकि वो पार्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है। तीसरी चीज़ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपके पास वो प्रॉफिट होता है जो कंपनीज अपने पास रख लेती हैं ताकि इन नियर फ्यूचर उनको कभी ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करना है या कोई भी
ज़रूरत आ जाती है तो उस चीज़ के लिए कुछ प्रॉफिट का पार्ट अपने पास रख लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें आपके पास इंक्लूड की जाती हैं प्रॉफिट के अंदर। और प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट, ये तीन चीज़ें आपके पास पार्ट होती हैं ऑपरेटिंग सरप्लस का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के अंदर यदि डिविडेंड अलग दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स अलग दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अलग दिया हुआ है, तो आपने उन तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर लेना है प्रॉफिट हेड के अंदर। और फिर प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट, इन तीनों को ऐड ऑन करके ऑपरेटिंग सरप्लस एक हेड बना देना है। ठीक है, अब यदि इन केस आपके न्यूमेरिकल के अंदर डिविडेंड भी दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है और टोटल प्रॉफिट आपको अलग से दिया हुआ है, तो आपको टोटल प्रॉफिट ही लेना है। आपको फिर ये डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरे आपके पास इनकम आ जाती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के अंदर हम वो इनकम लेंगे जो आप अपने लिए खुद काम करते हो। सपोज करो मेरी खुद की बिल्डिंग है, तो उससे जो रेंट आ रहा है वो मैं अपना बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड करूँगा। मैं खुद एज एन एम्प्लॉय अपनी कंपनी के अंदर ही काम कर रहा हूँ, या एज ए मैनेजर मैं अपने आप को सैलरी दे रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं अपनी इनकम के अंदर लूँगा। तो ऐसी इनकम जो मेरे को मेरी लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मुझे ही मिल रही है, तो उस चीज़ को हम मिक्स्ड इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि उन चीज़ों की एस्टिमेशन जो होता है, एस्टिमेशन नहीं हो पाता है बाहर के अकॉर्डिंग, तो उन चीज़ों को मैं मिक्स्ड इनकम हेड के अंदर इंक्लूड करके अपने न्यूमेरिकल जो आपके पास नेशनल इनकम आती है उसके अंदर इंक्लूड करूँ। ठीक है, तो तीन तरह की इनकम हमारे पास आ गई। कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो था उसके अंदर हमने चार पार्ट किए थे: वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तीन पार्ट किए थे: रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट को फिर फर्दर तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया आपके पास: डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और थर्ड पार्ट जो आपके पास था वो मिक्स्ड इनकम था, जिसके अंदर जो सर्विसेज मैंने खुद दी हैं और उनके बदले में आप खुद कुछ पेमेंट रख रहा हूँ, तो वो आपके पास इनकम जो आ जाती है वो मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मुझे मिलता है डोमेस्टिक इनकम। इन मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, इन तीनों को ऐड करने के बाद मुझे जो मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड करने के बाद मुझे मिलती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को आप बोलते हो एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम को जो बोला जाता है वो बोला जाता है एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एफसी से यदि मुझे एनएनपी एफसी निकालना है, तो मतलब क्या है कि मुझे डी वाला जो पार्ट है उसको एन में कन्वर्ट करना है। और हम कर चुके हैं कि जब भी डी वाला पार्ट डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम उसके अंदर NFIA जो है वो ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपके पास एक पिक है जो आपको शो कर देती है कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम हो जाती है। इसके अंदर आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया तो आपके पास NNPFC जो है वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। इसका एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, प्रिकॉशंस आपके पास बाद में करेंगे, पहले एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जिसके अंदर से हमारे को नेट डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेट नेशनल इनकम निकालनी है और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। अब डोमेस्टिक इनकम हमारे को क्या से निकालनी थी कि जितनी भी टाइप की आपके पास इनकम है, चाहे वो मिक्स्ड इनकम है, चाहे हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है, चाहे हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तीन तरह की इनकम हमने देखी थी। ये तीन तरह की इनकम इसके अंदर दी हुई है। ये मिक्स्ड इनकम दी हुई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो अभी नहीं लेना, ऑपरेटिंग सरप्लस आपका दिया हुआ है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये तीन तरह की आपके पास जो है इनकम दी हुई है। तो मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा निकलाएगा नेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन देखिए इसके अंदर कि नेट डोमेस्टिक इनकम आपके पास जब निकालना था तो आपने मिक्स्ड इनकम जो थी 28,000, ऑपरेटिंग सरप्लस जो था 10,000 और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो था 24,000, इन तीनों को ऐड कर दिया तो आपके पास ये 62,000 निकल करके आ गया। क्लियर है?
डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। यहाँ पर आपको यस सर। डायरेक्टली तीनों चीज़ें दी हुई हैं, तो डायरेक्टली तीनों को उठाया, मैंने ऐड कर दिया, मेरी डोमेस्टिक इनकम आ गई। उसके बाद आपके पास सेकंड चीज़ आपको निकालनी है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। ग्रोस डोमेस्टिक इनकम कब कैसे निकालते हो? ग्रोस से यदि मैं नेट पे जाता था तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता को सब्ट्रैक्ट कर देता था। अब नेट से मुझे ग्रोस पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है उसको ऐड कर दूंगा। ये क्वेश्चन के अंदर आपका डेप्रिसिएशन 1700 रुपये दिया हुआ है, 1700 करोड़ दिया हुआ है, तो 62,000 करोड़ के अंदर मैं ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन 1700 करोड़, तो मेरे पास निकल करके आ जाएगा जो था ग्रोस डोमेस्टिक। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम मेरी निकल करके आ गई। अब ग्रोस से मुझे नेशनल पे जाना है, मुझे नेट नेशनल इनकम निकालनी है, तो जो मेरे पास नेट डोमेस्टिक इनकम थी, ये डोमेस्टिक इनकम जो मेरे पास निकल करके आई थी नेट डोमेस्टिक इनकम से यदि मुझे नेट नेशनल इनकम के ऊपर जाना है, तो नेट नेट तो आपके पास ठीक है, सिर्फ डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है, तो जो एन एफ आई ए दिया हुआ है, ये एन एफ आई ए -300 दिया हुआ है, इसको मैं ऐड कर दूंगा उसके अंदर, तो मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगा, नेट नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल इनकम आपके पास 62,000 के अंदर से आपने 300 जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था उसको ऐड कर दिया, तो आपके पास ये निकल करके आ गया 61,700। फोर्थ आपके पास था कि आपको मार्केट प्राइस पे निकालनी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके पास मार्केट प्राइस पे निकालना था, तो मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के ऊपर जाना है, तो आपको क्या करना है, जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं सब्सिडीज़ को आपको ऐड कर देना है, और जो आपके पास नहीं सब्सिडीज़ को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको ऐड कर देना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते थे तो डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते थे, सब्सिडीज़ को प्लस कर देते थे। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो डायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर लेंगे, सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे। तो ये फिगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की 9,000 करोड़ जो थी वो ऐड की, और सब्सिडीज़ की 1,800 करोड़ जो थी वो सब्ट्रैक्ट की, तो आपके पास NNP एट MP निकल करके आ गया। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से आपके पास ये अलग अलग फिगर दी हुई होंगी, और इनके से आपको जो भी आइटम दी हुई है, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम है, चाहे वो नेशनल इनकम है, चाहे वो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP है, ये आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक इनकम है, तो सिर्फ आपको थर्ड चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूलेज हमने किए थे, यदि वो फॉर्मूलेज याद हैं तो आप इन न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आज सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है जो हम कल एक बार देख लेंगे। तो आज